रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ बनारस में जन्मे श्री उज्ज्वल भट्टाचार्य जी हैं। एक ऐसी शख्सियत उज्ज्वल भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं जिनका जन्म 7 दिसंबर 1952 में बनारस में हुआ जी। और काफी लंबे समय तक आप जर्मनी में रेडियो में पत्रकार रहे और इन सब के बावजूद पत्रकारिता के साथ साथ जर्नलिज्म के साथ साथ आपका हृदय एक कवि हृदय था। अपने पूरे जीवन में लगातार साहित्य के साथ अपने आप को जोड़े रखा और विभिन्न प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का आपने अनुवाद भी किया। एक ऐसे साहित्यिक प्रेमी, एक ऐसे विचारवान, एक ऐसे करुणा से ओतप्रोत पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए, ब्लॉग लिखते हुए आपके भीतर एक कवि हृदय साहित्य सृजन का जो शौक रहा है, यह युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आपने करीब 22 कवियों की 100 कविताओं का अनुवाद आपने किया है। और आपकी किताबें भी कई आने वाली भी हैं, मशहूर किताबें, जिसमें लम्हे लौट आते हैं, ये किताब शायद पब्लिश हो चुकी है। लम्हे लौट आते हैं, ये किताब पब्लिश हो चुकी है और बहुत ही प्रसिद्ध ये किताब है। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर भी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर भी आने वाली है, जल्दी पब्लिश होने वाली है। ये भी एक हफ्ते, उम्मीद है कि एक हफ्ते में आ जाएगी ये किताब। तो उनकी जीवनी, एक ऐसी शख्सियत के साथ हम हैं, श्री उज्ज्वल भट्टाचार्य जी। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक लंबे समय तक आप पत्रकारिता में रहे और साहित्य से जुड़े रहे, कविताओं से जुड़े रहे और साथ ही साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर आपने काफ़ी रिसर्च किया, उसको पढ़ा और इसके संबंध में आप हमारे YouTube व्यूवर्स को कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं जी। पहली बात तो ये है कि आम बंगालियों की तरह जी रविंद्रनाथ से एक गहरा लगाव बचपन से ही रहा। वो अपनी जगह पर है जी। रविंद्रनाथ को समझना, उनके महत्व को समझना, उनके समय में उनको समझना, एक समय जिसमें बंगाल और भारत में बहुत सारे मनीषी जी अचानक आए पूरे दौर में, हम देखते हैं। तो उनको समझना और उनमें कहाँ रविंद्रनाथ की खासियत थी, इस बात को समझना, ये एक अलग बात है। जाहिर है कि रविंद्र साहित्य से लगाव और उसे पढ़ने के दौरान ये इच्छा मन में जगी। उसके बाद जर्मनी गया और जैसा कि होता है विदेश में रहने पर हमारे देश की जो बौद्धिक सांस्कृतिक संपदाएं हैं उनको पेश करने की, प्रस्तुत करने की एक इच्छा होती है। तो मैंने जो कुछ किया उसमें रविंद्रनाथ का सबसे प्रमुख स्थान था। कुछ इसी तरह शुरुआत हुई। फिर ये जो किताब अब आने वाली है
रविंद्रनाथ ठाकुर अमृत पथ का यात्री, इसके लिए प्रस्ताव आया राजपाल संत से। काम करता रहा, बीच में कोरोना का दौर आया, देर हुई और किताब अब प्रकाशक के पास आ गई है और वहाँ से बताया गया कि 4-5 दिन में वो किताब आ जाएगी। ये लम्हे लौटाते हैं जो आपने कहा, ये 22 कवियों की विभिन्न भाषाओं के, मतलब जर्मन, अंग्रेज कवि, तुर्क कवि, फेमस पोइट्स जो, हंगेरियन कवि, तमाम लातिन अमेरिकी कवि, इंडोनेशिया के कवि, जापान के कवि, ईरान की कवयित्री, इन सब की 100 कविताएं हैं। इससे पहले मेरे अनुवाद में कई संग्रह आ चुके हैं। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की 100 कविताओं का संग्रह, एरिश फ्रीड की 100 कविताओं का संग्रह, गोएथे की 50 कविताएं और एक और आधुनिक जर्मन कवि हंस मैग्नुस एंसेंसबर्गर की 50 कविताएं। तो ये है, और बहुत सारे काम हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। तो बस इन्हीं को लेकर मसरूफ़ रहता हूँ। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा साहित्य का काम आप कर रहे हैं और आज के इस आधुनिक युग में आप इस तरह से जुड़े हुए हैं साहित्य से, कविताओं से। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका क्या अनुभव रहा? पत्रकारिता के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अनुभव आपका रहा पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ? कैसे पत्रकारिता को निष्पक्ष रूप से प्रो पीपुल बनाया जाए? देखिए मैं संदेश नहीं देता। जी जी, मैं अपने अनुभव के बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। निष्पक्ष होना बहुत आसान नहीं होता है जी। जो हो सकते हैं वो या हैं, हाँ, उन्हें मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ जी। अगर नहीं हो सकते क्या किया जाएगा? लेकिन एक बात है, हर पेशे की तरह पत्रकारिता के पेशे में भी ईमानदारी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। ईमानदारी का तकाजा होता है, पत्रकार के रूप में ईमानदारी का तकाजा होता है कि आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। ये तो योग्यता का सवाल हुआ। और मतलब एक आंख बंद करके पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। एक आंख बंद कर पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो किस मायने में? जी। तथ्यों को दबाना, छिपाना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये एक पत्रकार के लिए अक्षम्य पाप है। दूसरी बात यह है कि पत्रकार का काम वो समाज पर असर डालता है जी। और अपनी इस भूमिका के प्रति एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। पत्रकार का काम बरगलाना या जनता को भड़काना नहीं है। जी जी। ये बात हर पत्रकार को ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा जी। देखिए, पत्रकार जो है वो एमेचर होता है। वो दुनिया के हर विषय पर बोलता है, किसी विषय पर उसका कोई गहन ज्ञान नहीं होता। ये मैंने महसूस किया, ये मेरा अनुभव रहा है। लेकिन हर विषय के बारे में हमें बोलना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और अपनी सीमाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं कहूँगा भाषा। अगर आपको भाषा नहीं आती है, हाँ, तो आपको हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि मुझसे ये काम नहीं होगा। आप के हाथ में कलम है या आप टीवी के कैमरा के सामने हैं और जिस भाषा में आप अपना काम पेश कर रहे हैं वो भाषा अगर आपको ना आए, अफसोस की बात कि ये कमी हमें अक्सर देखने को
मिलती है डिबेट्स में, चैनल्स में, ये कभी कि भाषा पे संयम नहीं है, भाषा आती ही नहीं है, व्याकरण भी नहीं आता है उसका। ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। नए शब्द जो बनाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, नए शब्द बनने चाहिए। जी जी, मैं इस बारे में बहुत उदार हूँ, लेकिन उसमें उसका कोई आधार होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। कोई और भारत में पत्रकारिता को देखते हुए मुझे जो लगता है कि अब दो एक अपवाद हैं जी, दो एक ही कहूँगा, दो तीन, इससे ज़्यादा अपवाद नहीं है। हाँ, बाकी सब में, सबके बारे में मैं कहना चाहूँगा वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट, और इसीलिए उनको चीखना चिल्लाना पड़ता है, इसीलिए उनको नकली तरीके से भड़काना पड़ता है। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा, लोग तंग आने लगे हैं। और आखिरकार आक्रोश नहीं, ऊब है, मैं कहूँगा ऊब है, मैं कहूँगा। और ये ऊब रहे हैं इस तरह की पत्रकारिता से। ये ऊब बढ़ती जाएगी और ये इन पत्रकारों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। आज जो लोग छाए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा देखने में भी महसूस हो रहा है कि एक बड़ी समस्या जर्नलिज्म के समक्ष और जर्नलिस्ट के समक्ष आने वाली है, क्योंकि जनता ऊब रही है इस तरह की। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैंने कहा कि वो एमेचर होता है पत्रकार, लेकिन साथ साथ ये भी है कि विषयों के बारे में, विषयों के सिलसिले में भले ही एमेचर हो जी, उसकी प्रस्तुति हाथ पैर के साथ, उस मामले में उसे बहुत पेशेवर भी होना पड़ता है, पेशेवर भी होना पड़ता है। और उसे ये दावा नहीं करना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि एक बहुत दिलचस्प बात है कि आपका जो व्यूअर है या आपका जो लिसनर, आपका जो पाठक है, वो सारा ज्ञान लेकर नहीं आता, ये बुद्धि लेकर आता है। तो खासकर इंटरव्यू के मामले में आप जिससे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये उम्मीद की जाती है कि उसे आता है। बिल्कुल। और पत्रकार यहाँ अपने पाठक, अपने श्रोता, अपने दर्शक का प्रतिनिधि होता है, जो ज्ञानी बनकर नहीं आता। बिल्कुल। तो इसलिए पत्रकार को भी ज्ञानी नहीं बनना है, लेकिन उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि अपने सवालों के जरिए, टिप्पणी के जरिए जिससे बात कर रहा है जी जी, उनसे जो पाने की उम्मीद है उसको निकाल ला सके। ये बात है। ये इस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल, कि एग्रेशन भी ना हो। और भाई एक बात ध्यान में रखिए, ये इंटरव्यू तो अब पहले से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी इंटरव्यू में जो दर्शक होता है, जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसको सुनना देखना चाहता है, एंकर को नहीं। और ये बात भारत के एंकर भूल जाते हैं। एंकर रोज आएगा, उसको रोज देखेंगे, पसंद भी किया जाएगा, वो एक उसका कल्ट भी बनेगा, लेकिन उस कार्यक्रम में जी हीरो एंकर नहीं है। हीरो या विलेन कुछ भी हो, वो जिस आपका जो स्टूडियो गेस्ट है वो है। तो एंकर या पत्रकार का काम उसके कैरेक्टर को निखारना है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, खुद हाँकना नहीं है। और ये बात भारत के पत्रकार, ज्यादातर पत्रकार बिल्कुल नहीं समझते। बिल्कुल। कि वो देखिए, एंकर पत्रकार ये कल्ट बनते हैं, लेकिन
और उसमें खतरा ये है कि उससे एक आत्ममुग्धता आती है। उस आत्ममुग्धता से उबर कर अगर आप कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं तो ख़त्म समझ लीजिए। और भारत के एंकर और पत्रकार उस आत्ममुग्धता के मोह से नहीं उबर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा देखने में भी आ रहा है।